हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को काफी डिटेल में स्टडी किया, उसकी एप्लीकेशंस को काफी डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हमें उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना। अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे, दैट इज ई नॉट सेल। यहाँ पे जो नॉट है, ये जो ऊपर जीरो लगा दिया, ये जो नॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ऐसा ऐसी कंडीशन जहां पे टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन के अंदर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ये तो चलो कंडीशन थी आपके स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा केस गिवन हो, है ना, इफ सच केस इज गिवन, इफ सच कंडीशन इज प्रेजेंट, लिख लेते हैं, if such condition is present, कैसी कंडीशन प्रेजेंट हो, सपोज जहां पर टेम्परेचर जो है आपका इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, नॉट इक्वल टू 1 एटमोसफेयर, और बोलते हैं कि जो कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। मतलब इन तीनों में से हो सकता है तीनों ही कंडीशन सेम ना हो, और हो सकता है तीनों में से कोई दो कंडीशन डिफरेंट हो या कोई एक कंडीशन। मतलब मान लीजिए कि प्रेशर 1 एटमोसफेयर है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, बट टेम्परेचर इतना नहीं है, 298 केल्विन नहीं है, 298 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है कि टेम्परेचर 298 है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, बट प्रेशर 1 एटमोसफेयर नहीं है। मतलब तीनों में से कोई भी एक की भी अगर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एक की भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो एक वैल्यू जो स्टैंडर्ड नहीं होगी, तब हमें उसके लिए एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन, जिसको बोला जाता है नर्स्ट इक्वेशन। मतलब इनको सॉल्व करने के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए हम एक न्यू इक्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन को कब यूज किया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। हम इसको कब अप्लाई करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, इजंट इट। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे वो सेल कौन सा था, हमारा गैल्वेनिक सेल था, है ना। और गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने देखा कि हमारा जो रिएक्शन हो रही थी वो स्पॉन्टेनियस थी। जब हमने गैल्वेनिक सेल की बात की, गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। रिडॉक्स रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको नहीं पता वो पुरानी वीडियोस जाके देखें, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब अगर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब सिस्टम इज डूइंग वर्क। जो आपका सिस्टम है वो काम कर रहा है ना। जो सिस्टम है वो खुद काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जब सिस्टम को काम करना पड़ता है तो हर एक सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर सिस्टम ने काम कर रहा है, अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन कितना होगा, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, और चार्ज फ्लो होने की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो होगा आपका वर्क डन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, जहां पे Q है आपका चार्ज और V क्या है, वोल्ट, है ना। तो वहीं पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, ये होगा आपका वर्क डन। उसी तरह अगर हम एक रिएक्शन से समझें तो देखिए, जिंक, हमारे पास रिएक्शन क्या थी, जिंक किस में चेंज हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में, प्लस उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा था। ठीक है, वहीं पर जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था, कॉपर उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके गेन करके किस में चेंज हो रहा था, कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा था। यही था हमारे पास। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हम इनको बोलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स।
कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं यहाँ पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। तो अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए मैं आपको एक वैल्यू बता देती हूं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 96500 कूलम्स, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ई, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, इस नंबर को फेरेडेज भी बोला जाता है, इसी नंबर को हम एफ से भी रिप्रेजेंट बोलते हैं, फेरेडे, ठीक है, इस नंबर को फेरेडेज भी बोला जाता है, जिसके लिए हम एफ सिंबल का यूज करते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि एक के लिए इतना, 1 मोल के लिए इतना है, तो यहाँ पर 2 मोल रिलीज हो रहे हैं, तो 2 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हमें नहीं पता जब इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जब रिएक्शन हो रही है, इसमें नहीं, चाहे किसी भी गैल्वेनिक सेल के अंदर जब रिएक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या अज्यूम कर लेते हैं हम, एन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, एन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो सपोज करिए आपका चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू एफ, क्योंकि 1 मोल के ऊपर इतना चार्ज है, तो एन मोल, एन के ऊपर कितना टोटल चार्ज होगा, एन के ऊपर कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एफ, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, जितना भी फ्लो हो रहा है उसके अंदर जितना भी चार्ज मूव कर रहा है। और यहां पर जो हम वोल्टेज जो है, V जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज, है ना, V क्या है आपका, वोल्टेज है। और इस वोल्टेज को हम इस सेल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज और वोल्टेज सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के लिए ये हम ई सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूं, Q हमने क्या फाइंड आउट किया है, N और F, ठीक है, NF हमने फाइंड आउट कर लिया, E हमने क्या फाइंड आउट किया, वोल्टेज की जगह E वैल्यू फाइंड आउट करी। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन फाइंड आउट होकर आती है, वो इक्वेशन क्या बनती है कि W इज इक्वल टू, जो मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, Q कितना है, N, F और V कितना है, E सेल। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई जब आपके पास वर्क डन किसके इक्वल हो गया, W इज इक्वल टू NFE सेल, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये अंडरस्टैंड करना कि जो आपका वर्क डन है वो कितना आ गया, NFE सेल। देखिए अब हम फिर से वही बात करते हैं कि हमारा जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है, जो सेल है वो कैसी रिएक्शन शो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो भी हमने फाइंड आउट किया, जो कि किसके इक्वल था, W इज इक्वल टू NFE के इक्वल था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जो हमें फोकस करने वाली चीज है, कंसंट्रेशन से सुनिए कि जो यहां पर मेन फोकस हमें किस चीज पे करना है, कि जो ये वर्क डन हो रहा है वहां पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई काम करेंगे तो वहां पे एनर्जी तो खर्च होगी, ठीक है। अगर एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये एनर्जी कैसे डिक्रीज करेगी, कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये हो रही है आपकी फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रही है, वो कौन सी एनर्जी है, दैट इज फ्री एनर्जी। हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है, कि कौन हेल्प कर रहा है, फ्री एनर्जी हेल्प कर रही है। और इस फ्री एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी, जो कि किसके इक्वल होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी,
है ना। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो क्या मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ, क्योंकि एक तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, दूसरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन के अंदर आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो जितनी आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, तो वो किस में से खर्च हो रही है? डेल्टा जी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज होगी? वो यूजफुल एनर्जी डिक्रीज होगी। और यूजफुल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डिक्रीज इन एनर्जी, है ना। तो डिक्रीज इन एनर्जी इज डेल्टा जी। यही होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि एनर्जी क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड बाय सिस्टम। ये भी चीज मैं यहां नोट कर देती हूं, बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड बाय सिस्टम। क्योंकि जो एनर्जी है वो कौन यूज कर रहा है? आपका सिस्टम उस एनर्जी को यूज कर रहा है, इसलिए एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका W माइनस डेल्टा जी के इक्वल है, और यहां पर अगर मैं W की वैल्यू पुट कर दूं जो कि किसके इक्वल थी? NFE के इक्वल थी, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE सेल। ये फॉर्मूला बना यहां से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये किसी भी कंडीशन के लिए, इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, एनी कंडीशन मतलब कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन के अंदर ये इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करी जाए, हम अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशन लिखें, इन STP मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, STP स्टैंडर्ड कंडीशन ही होगा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड आ गया, और स्टैंडर्ड के लिए हमें पता है टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर। यही आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आपका डेल्टा जी नॉट है वो किसके इक्वल हो गया? माइनस NF E नॉट सेल के इक्वल हो गया। क्लियर है ये बात? अब यहां पर जो E नॉट सेल है वो क्या होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? E नॉट सेल हमें पता ही है, E नॉट सेल किसके इक्वल होगा? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही आने वाला है, तो आपके वैल्यूज पुट करके देखिए, तो आपका यही निकल के, इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो यही निकल के आने वाला है आपका आंसर, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इक्वेशन आपने क्या फाइंड आउट करी कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE सेल, या फिर बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ठीक है, तो एक ही बात है, उसको कैसे भी इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, क्या? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड तरीके से तो आप फाइंड आउट कर लोगे, बट नॉन स्टैंडर्ड तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का टच है। ठीक है, तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से एक फॉर्मूला था कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, पूरे ही लिख देते हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एक फॉर्मूला था कि जो आपका डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी नॉट माइनस RT/ln/Q, इसके इक्वल होता है कि नहीं? ठीक है, जहां पे डेल्टा जी इज योर गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है। ठीक है, R इज योर गैस कांस्टेंट, R यहां पर क्या है? आपका गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद ln, जो यहाँ पे ln है इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ln को क्या बोला जाता है? नेचुरल लॉग। ln किसके इक्वल होता है? लॉग बेस E के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? लॉग बेस E। और जो लॉग बेस E है, लॉग बेस E की वैल्यू कितनी होती है? 2.303
ठीक है, log बेस 10, ये भी हमें यूज होगा, मैं इसलिए अभी आपको पहले ही बता रही हूं, ठीक है। और यहां पर जो Q है, Q क्या था आपका, रिएक्शन कोफिशिएंट, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट, रिएक्शन कोफिशिएंट। और जो Q किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। क्यू किसके इक्वल होता है आपका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो जो भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी रिएक्शन में प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो मेरा डेल्टा जी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यही फाइंड आउट किया था हमने, है ना, ये चीज फाइंड आउट करी थी। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, लिखेंगे माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, क्योंकि ये डेल्टा जी नॉट है, माइनस आर टी एल एन क्यू, इसके इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय एन एफ, है ना, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय एन एफ। मैं दूसरे पेन से लिख देती हूं, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। ओके, इस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे। तो चलो लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। यही आ गया आपके पास इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, यहां पर भी माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया, है ना, बचा आपका सिर्फ ये वाला। तो हम इसको नीचे लिखते हैं, क्या बच गया, यहाँ पे ई सेल बच गया। तो लिखेंगे यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल किसके इक्वल है, ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। इसके इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, मैंने आपको वैल्यूज बता दी है कि आर हमने कितना लेना है, 8.314, ठीक है। और लॉग ई की नेचुरल लॉग जो है एल जो यहाँ पे जो एल है, इसको हम, इस एल को हम क्या लिखेंगे, लॉग ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10, है ना। तो चलिए जरा अब यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो और ईजी हो जाएगा हमें समझना ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कंडीशंस लिख रही हूं मैं, ठीक है। दूसरे पेन से कंडीशंस लिखते हैं, इफ, यहां पे लिख देती हूँ कंडीशंस, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया, बट टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड भी हो सकता है, विदाउट स्टैंडर्ड भी हो सकता है, कोई भी एक कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है। लेकिन यहां पर जो हम फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसको 298 केल्विन पर ही लेना है आपने, ओके। उसके बाद अगर हम एल की वैल्यू तो मैंने आपको बताई दी है, एल क्या था, 2.303 लॉग बेस 10, है ना, इसके इक्वल था। और आर की वैल्यू आपको पता ही है। तो बस फिर फॉर्मूला पुट करें यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहां पे आर है, आर की वैल्यू पुट करो 8.314, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.303, ये लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस ई क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें, एन एफ से। एन तो हमें फाइंड आउट पता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और एफ की वैल्यू क्या होती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एफ, है ना। तो कितना होगा 96500 कूलम्स, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज आगे कैलकुलेट करिए अब आपने। अब आपको यहां पर जो मेन चीज याद रखनी है, जल्दी से इस इक्वेशन को नोट करो, क्योंकि मैं इसमें कुछ क्रॉस क्रूज करने वाली हूं, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो वैल्यू हमने यहां से जो कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है। तो मैं वो आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूं। तो वो डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n
log बेस 10 क्यूब, ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके भी देख सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है, कोई इशू नहीं है। आप लोग अपने बुक्स नोटबुक्स में फाइंड आउट करिए, जैसे भी फाइंड आउट करिए, कैलकुलेटर से रीचेक करिए, तो सेम ही चीज आने वाली है। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि टेम्परेचर क्या कितना रखा था हमने, 298 केल्विन, और इतने टेम्परेचर पर ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और हाँ, एक और चीज, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर हाफ सेल एंड फुल सेल, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में चाहे आप हाफ सेल लो चाहे आप फुल सेल लो, दोनों के लिए वैलिड है ना। वैलिड फॉर हाफ सेल एज वेल एज फुल सेल, दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये भी लिख लेना, फुल सेल फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस ये थी आपकी नर्स्ट इक्वेशन, इतनी आसान थी, इसको कैसे भी आप सॉल्व कर लें, है ना, बहुत इजी है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बेसिस पे अभी हमने आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे फायदा है उसको सॉल्व करने का। चलिए जी, थैंक